Hello students, welcome to class. Today we will continue our previous chapter dissolution of partnership firm. प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा। जब एक फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। और प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक कवर किया था जर्नल एंट्रीज की कवर की थी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। इस चैप्टर में से हमारे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो रियलाइजेशन की एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं, जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अलावा आपको जो भी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उनके रिगार्डिंग एंट्रीज, अकाउंट भी बनाना आ सकता है। ओनली रियलाइजेशन अकाउंट पूरा का पूरा सम भी आ सकता है आपको 6 मार्क में, या जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो वाला टॉपिक भी आ सकता है। प्रीवियस एग्ज़ाम्स को लेके चले जो पीछे 3-4 साल से पेपर हुए हैं उनके अंदर जनरल एंट्रीज पूछी गई हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमने अच्छे से टॉपिक कवर किया है। आप उस तरीके से एंट्रीज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि बैलेंस शीट गिवन नहीं है और आपको फर्म डिसॉल्व करनी है। बैलेंस शीट गिवन नहीं है इन द सेंस बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। अब प्रीवियस क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे थे कि आपको बैलेंस शीट दी होती थी, आप एसेट लायबिलिटी ट्रांसफ़र करते थे और एसेट्स और लायबिलिटी को रिलाइज करते थे। मीन्स जब एक फर्म बंद हो जाती है, देखो स्टार्ट हम करते हैं जर्नल से स्टार्ट होता है और एंड करते हैं फाइनल अकाउंट पे। फाइनल अकाउंट के बाद अगर आपने फिर न्यू ईयर की बुक स्टार्ट करनी है तो जर्नल तैयार करनी पड़ेगी। तो जर्नल स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि न्यू बिजनेस या न्यू ईयर तो स्टार्ट करना ही नहीं है, तो आपके पास पड़ी है बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट को आपको डिसॉल्व करना होता है। उसमें से जो एंट्री और लायबिलिटीज़ हैं, डिसॉल्व इन द सेंस कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ पड़ी है उनका आपने ट्रीटमेंट करना है कि उनको ख़त्म करना है और कैपिटल की उठा के पेमेंट कर देनी है। तो बैलेंस शीट का बहुत बड़ा रोल है। बैलेंस शीट गिवन थी तो हमने ऑलरेडी सम्स किए हैं। अब बैलेंस शीट गिवन ना हो तो सम किस तरीके से करना है, पहले आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब बैलेंस शीट हमें बनानी आती है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट सम्स में मिलेंगे, वो हम आज कवर करने जा रहे हैं। पहले हम ये देखते हैं कि बैलेंस शीट अगर हमें नहीं दी हुई तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनती है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हम लोग सब जानते ही हैं। बैलेंस शीट में इस साइड क्या आती है, एसेट्स, और इधर क्या आती है हमारे पास, कैपिटल और लायबिलिटी। एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग क्वेश्चन जो हम सम पढ़ते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आपको कैपिटल के बैलेंसेस दिए होंगे, लायबिलिटीज़ दी होंगी, एसेट दी होंगी, तो उनके बैलेंस लिख दीजिए और बैलेंस शीट तैयार कर लीजिए। पहले आप अपनी बैलेंस शीट तैयार करें, फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या हमें एसेट और लायबिलिटीज़ के बैलेंस पूरे दिए होंगे, नहीं दिए हुए तो हमें क्या करना है। अगर आपको कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमें कैपिटल दी हुई है 100, लायबिलिटी दी हुई है 20, एसेट दी नहीं हुई, तो हमें पता है कि कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ के जो टोटल आता है वो टोटल एसेट्स के टोटल के इक्वल होता है। तो इनका टोटल कितना हो गया 120। तो ये 120 आपके पास क्या बन जाएंगी, सन्ड्री एसेट्स, ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको एसेट्स गिवन हो, कैपिटल गिवन हो, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, लायबिलिटी। आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ गिवन है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, कैपिटल। मतलब आपको जो भी बैलेंसेस दिए हों वो बैलेंसेस लिखिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा बैलेंस हमें नहीं गिवन, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस शीट पूरी प्रिपेयर कर दीजिए। इसको मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बोल देते हैं कि कोई ना कोई मिसिंग फिगर हमारे पास निकल के आती है तो उस बैलेंस शीट को हम पहले प्रिपेयर करते हैं, आफ्टर देन हम अपने फॉर्म को रियलाइज़ करते हैं। बाकी सारा सम तो वैसे का वैसे ही है, सिर्फ आपको बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। तो कुछ डिफरेंट सम्स हैं, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि उसकी बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है। तो 3 पार्टनर है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 3:3:4। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन देयर क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹16,000। जिस दिन फर्म डिसॉल्व करनी थी उस डेट को हमें क्रेडिटर गिवन है। तो एक सम से ही आपको पता लग जाएगा बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी है। अब सम से ही पता लग रहा है बैलेंस शीट दी नहीं हुई तो हमें बनानी है। बैलेंस शीट एज एट जो भी डेट दी हुई है वो डेट आप लिख लेंगे। अब क्रेडिटर किधर आते हैं, लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे क्रेडिटर्स 16,000। आफ्टर देन क्या दिया हुआ है हमें, in the course of dissolution a contingent liability of 2650 not brought into the accounts matured and had to be met।
कहता है कि जब फर्म डिसॉल्व हुई तो एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी, वो अब आपको पे करनी पड़ेगी। कंटीजेंट लायबिलिटी वो होती है जो शायद बुक्स में दिखाए, मतलब जो शायद हमें पे करनी पड़े। कंटीजेंट लायबिलिटी जो शायद हमें पे करनी पड़े। प्रॉब्लम ये आती है कि कंटीजेंट लायबिलिटी को बुक्स में दिखाया ही नहीं जाता। पहले कंटीजेंट लायबिलिटी फुटनोट में आती है, तो बैलेंस शीट में तो आएगी नहीं। लेकिन ये कहते हैं कि आपने पेमेंट कर दी तो वो कहाँ आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो आपको बैलेंस शीट के अंदर कंटीजेंट लायबिलिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर देन द कैपिटल स्टूड एट 12,000, 10,000 एंड 8,000। आपको कैपिटल दी हुई है, कैपिटल भी यहाँ आ जाएंगी। ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, 12,000, 10,000 एंड 8,000। डन। अब ये हो जाएंगी हमारे पास कितनी? 30,000। आफ्टर देन विष्णु हैड लेंड टू द फर्म इन एडिशन टू द कैपिटल 14,000। विष्णु ने फर्म को लोन दे रखा है, तो वो फर्म के लिए लायबिलिटी है, तो वो कहाँ आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा, विष्णुज लोन 14,000। और लास्ट लाइन दी हुई है एसेट वर रिलाइज ₹14,150। ये एसेट रिलाइज हुई है। अब एसेट रिलाइज होंगी तो कहाँ आएंगी? रियलाइजेशन में। रिलाइज तो यहाँ नहीं आने वाली, यहाँ तो हमारे पास एसेट्स का बैलेंस निकलेगा। तो आपको सिर्फ यही साइड दी हुई है, कैपिटल दी हुई है, लायबिलिटीज दी हुई है, एसेट नहीं दी हुई। तो आपने क्या करना है? इस तरीके से इसका टोटल करना है। टोटल करने के बाद ये कितना आ जाएगा? 60,000। तो यही आपके पास क्या बच जाएंगी? सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट इन द सेंस कि हमें पता नहीं है कौन कौन सी एसेट है, वो सब इसके अंदर ही आ गई। तो बैलेंसिंग फिगर ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 60,000। इस तरीके से आपको ये बनाना है बैलेंस शीट। उसके बाद आप क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ये एसेट ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन के डेबिट्स में, और ये लायबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट में। पहले ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल और लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा। आफ्टर देन एसेट रियलाइज करने के लिए कहा गया है तो बाय बैंक आ जाएगा। अब बाय बैंक लिखें या बाय कैश, क्योंकि हमें तो दोनों के बैलेंस नहीं दिए हुए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी बैलेंस लिख सकते हैं। उसके बाद लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए कहानी है, तो आप पेमेंट कर देंगे फुल अमाउंट से टू बैंक, ब्रैकेट में क्रेडिटर 16,000। एक कंटीजेंट लायबिलिटी पे करने के लिए कहा गया था 2650, वो भी पे कर दें। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालने, जैसे हम प्रीवियस सम्स में कर रहे थे। फिर लोन अकाउंट, जो विष्णु का लोन अकाउंट दिया हुआ है, फिर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में कैश और बैंक अकाउंट। मीन्स सम वही का वही है, सिर्फ एक बैलेंस शीट आपको गिवन नहीं थी, तो वो हमें अब बनानी थी। तो बैलेंस शीट बनानी थी, तो इसका फॉर्मेट हमने सीखा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हमें ऑलरेडी आता ही है, हमने 11th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा है, 12th में भी हमने कुछ चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनाई है अभी तक। तो बैलेंस शीट में बस यही है कि आपको जो भी मिसिंग फिगर है वो कैलकुलेट करनी है। अब आगे डिफरेंट सम की स्टेटमेंट पढ़ते जाते हैं, देखते हैं कि कौन सी साइड में बैलेंस कम आएगा। नेक्स्ट सम देखते हैं 19। AB and C are partner in a firm sharing profit in the ratio 5:4:3. 4:3:3. On 1st April 2015, they decided to dissolve the firm. On the date of A's capital 1,25,000, B's capital 45,000. तो कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिख देंगे आप। C's कैपिटल 15,000 डेबिट। C की कैपिटल डेबिट पड़ी है तो कहाँ आ जाएगी? एसेट साइड में, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब ये डेबिट दिया है तो कहाँ आ जाएगा? एसेट साइड में। द क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹23,150 क्रेडिटर बैलेंस शीट में आ जाएंगे लायबिलिटी में। कैश इन हैंड दिया हुआ है तो ये कहाँ आ जाएगा आपके पास? एसेट्स में। और एसेट रियलाइज हुई है, एक्सपेंसिव डिसोल्यूशन, ये तो रियलाइजेशन का पार्ट है। अब अपने को बैलेंस दिए हुए थे कैपिटल के, क्रेडिटर और कैश, आप इनको एसेट और लायबिलिटी में लिख देंगे। जब हम टोटल करेंगे तो सोल्यूशन देखते हैं, तो लायबिलिटी का टोटल आएगा 1,93,150। कैश और कैपिटल जो सी की माइनस करने का बैलेंस बचता है 1,74,230। तो ये क्या बन जाएंगी? सन्ड्री एसेट। पिछले सम की तरह से ही है। पिछले सम में क्या था कि आपको एसेट बिल्कुल भी नहीं दी हुई थी, यहाँ एसेट्स में एक कैश दिया हुआ है, एक कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है? बड़ी साइड में छोटी माइनस साइड माइनस करके बैलेंस निकाल देना है। वो एसेट साइड आया, वो सन्ड्री एसेट्स। आफ्टर देन फिर वही आपका सेम सम है जैसे हम पहले करते थे। नेक्स्ट सम में क्या है? बड़ा इजी सा ही है, बस सिर्फ पॉइंट देखते जाने हैं। ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, नीचे बैलेंसेस दिए हुए हैं। ए की कैपिटल दी हुई है, बी की कैपिटल डेबिट दी हुई है। अब डेबिट दी हुई है तो ये कहाँ आ जाएगा? एसेट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये भी कहाँ आएगा? एसेट साइड में। ट्रेड क्रेडिटर लायबिलिटी, लोन फ्रॉम मिसेज ए लायबिलिटी, कैश एट बैंक एसेट्स। तो जो डिफरेंस बचेगा वो बचेगा 2,30,000 सन्ड्री एसेट। एक एक पॉइंट इंक्रीज करता जा रहा है सम के अंदर। द एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक रिलाइज 1,90,000। ऑल क्रेडिटर को ना डार्क करके दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ये ना पुरानी और नई बुक में सम सेम ही है, बस एक दो सम आगे पीछे होते हैं, तो आप अपनी स्टेटमेंट मैच कर लिया कर लिए।
मैच करके फिर इसको देख लिया करो कि कैसे करना है। ऑल क्रेडिटर मतलब सभी क्रेडिटर को आपने डिस्काउंट दिया है कितना, 5%। अब ऑल क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर दिए हुए हैं और एक आपको दी हुई है लायबिलिटी। अगर आपको ऑल क्रेडिटर दिया हुआ है तो मीन्स आपने जो ये लोन फ्रॉम मिसिज है, ये लायबिलिटी है, इसके ऊपर भी डिस्काउंट देना है। अगर ये क्वेश्चन में कहता है कि ट्रेड क्रेडिटर को डिस्काउंट देना है तो सिर्फ ट्रेड क्रेडिटर्स को देते हैं। अब इसने कहा है कि सभी क्रेडिटर को डिस्काउंट दे दिया आपने, तो सभी क्रेडिटर को ही डिस्काउंट देना है आपने। मीन्स जो भी बिजनेस की लायबिलिटी है सबको डिस्काउंट दे देंगे। तो दो ही लायबिलिटी थी, क्रेडिटर एंड लोन। ठीक है। नेक्स्ट में एक छोटा सा पॉइंट है, ए एंड बी वर पार्टनर इन ए बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म नॉर्मल ऑन दैट डेट देयर कैपिटल, ये आपको कैपिटल दी हुई है। आगे जो लाइन दी हुई है ना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अमाउंट ओइंग बाय ए टू द फर्म, अमाउंट ओइंग बाय ए टू द फर्म मतलब ए ने फर्म को देना है, मीन्स हमने लेने हैं ए से पैसे। ओइंग बाय ए टू द फर्म, ए ने फर्म को देने, हमने लेने हैं तो हमारी क्या होगी, एसेट्स। तो मतलब ये कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप लिख देंगे एज लोन अकाउंट। ठीक है। द नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, द अमाउंट ओड बाय द फर्म टू द बी, मतलब फर्म ने बी को देने हैं, तो ये फर्म की क्या होगी, लायबिलिटी होगी। ए वाला जो अमाउंट था वो हमने ए से लेना था पैसा, और बी वाले केस में हमने बी को पैसा देना है। तो एज लोन आएगा एसेट्स में, बी का लोन कहाँ आएगा, लायबिलिटी में। बी का लोन लायबिलिटी में क्योंकि आपको पे करना है। तो इसमें सिर्फ सीखने वाला पॉइंट यही था, बाकी नॉर्मल सम है। ठीक है। नेक्स्ट सम के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स दी हुई हैं। अब मतलब एसेट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं, क्रेडिटर दिए होंगे, कैपिटल दी होगी। अब ड्राइंग दिया हुआ, तो ड्राइंग का क्या करें, ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल में से माइनस होती है। तो आप क्या करेंगे, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस कर देंगे, वो नेट कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में लिख देंगे। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर कैपिटल लिख दें, ड्राइंग हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहाँ लिख दें। नहीं, आपकी ये ड्राइंग पहले की थी तो आप इसको पहले माइनस करके लिखेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो ड्राइंग माइनस करके नेट अमाउंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये सम करना है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको सारी एसेट्स भी दी हो, इस तरीके से हमें कैपिटल भी दी हुई है। जो नेक्स्ट सम है, कैपिटल भी गिवन है, लायबिलिटीज़ भी गिवन है और एसेट्स भी गिवन है। एसेट्स में कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, सारी एसेट्स गिवन है, फर्नीचर, बिल्डिंग, सब कुछ दिया हुआ है। अब मान लो कैपिटल दी हुई है आपको 10 लाख, दो पार्टनर थे, 10 लाख दी हुई है, मैं जनरली समझाने के पॉइंट से बता रहा हूँ। लायबिलिटी दी हुई है आपको 2 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 12 लाख। अब जब आपको एसेट्स के बैलेंस दिए हुए हैं तो इट मीन्स ये भी 12 लाख होना चाहिए। मतलब अपने को ये दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, और ये ले लेते हैं हम, ये देखिए 4 लाख, 4 और 2 6, 3 9 10 11। मतलब अभी इधर टोटल आ रहा है 12 लाख, इधर आ रहा है 11 लाख। अब बाय रूल तो यह है कि एसेट्स और लायबिलिटी दोनों के बैलेंस ये मैच करना चाहिए, लेकिन फिर भी डिफरेंस आ जाता है। तो आप क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, ये एसेट साइड तो एसेट डेबिट होती है, मीन्स ये लॉस है 1 लाख का, हमारे को क्या हो गया, लॉस। अगर आपको लायबिलिटी भी दी हुई है, कैपिटल भी दी हुई है, एसेट्स भी दी हुई हैं, फिर भी डिफरेंस आ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डिफरेंस अगर इधर आ जाता तो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखते, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, वो डिफरेंस इधर ही बचेगा आपके पास लगभग, क्योंकि जो लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है वो प्रॉफिट होता है, वो ऑलरेडी कैपिटल के अंदर प्लस ही किया होता है। लेकिन फिर भी ऐसा हो जाए तो आप प्रॉफिट एंड लॉस इधर लिख देंगे। ठीक है। कई बार आपको ये ऐसा बोल देते हैं कि कैश को छोड़ के सारी एसेट इतनी है, तो जो डिफरेंस फिर आएगा वो क्या आएगा, कैश का बैलेंस। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से पहले कैश लिख दिया जाए, वो क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन करके दे देगा, लेकिन कैश भी दिया हुआ है, सारी एसेट भी दी हुई है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अभी सम के अंदर आपको ना ऐसा कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसी सम के अंदर सम नंबर 23 है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब बिजनेस के अंदर ऑलरेडी लॉस निकल रहा था, जब हमने बैलेंस निकाला तो इस सम के अंदर आपके पास लॉस आ जाएगा 52,000। तो हमने पहले पॉइंट पढ़ा हुआ कि जब बिजनेस में लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो जब लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो फिर क्या करते, फिर आप क्या करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता। जैसे नेक्स्ट सम के अंदर है, नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर वहीं बताता हूँ आपको। A, B and C started business on 1st April 2017.
शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1, देयर कंबाइंड कैपिटल 96,000, आपको कंबाइंड कैपिटल दी हुई है और दे आर कंबाइंड कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 48, 32 एंड 16,000। दे आर एंटाइटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रहे कि आपको 39,600। अब हमें जो कैपिटल चाहिए होती है वो लास्ट वाली चाहिए होती है, इसने हमें कैपिटल दे दी 1 अप्रैल 2017 को। कैपिटल के बैलेंस जो है 1 अप्रैल 2017, फॉर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2018, तो ओपनिंग कैपिटल से पहले क्लोजिंग बनानी पड़ेगी। तो क्लोजिंग कैपिटल को डिसॉल्व करोगे ना आप, वो पे करोगे ना आप, जो फॉर्म डिसॉल्व करेंगे तो 31 मार्च 2018 को करोगे। तो प्रॉफिट दिया हुआ 39,600 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है प्लस फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिए जाते हैं जब बिजनेस में प्रॉफिट्स हो। ठीक है, तो पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जैसे क्वेश्चन के अंदर बना हुआ है। 39,600 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद नेट प्रॉफिट बच जाएगा 30,000। इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में जब आप कैपिटल लिखेंगे, अब कैपिटल जो लिखेंगे हमें दी होगी कैपिटल, मैं ए की समझा रहा हूँ, बी और सी की सेम है। अब कैपिटल ए की है, अब ये कौन सी कैपिटल दी होगी हमें, ओपनिंग, जो हमें कैपिटल दी हुई थी 48,000 वो ओपनिंग कैपिटल थी। और हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल से जब क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं तो नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। अब जितना नेट प्रॉफिट यहाँ से निकला हुआ है कितना है, 15,000। ठीक है, प्लस एडिशनल कैपिटल दी नहीं हुई तो छोड़ देंगे, माइनस ड्राइंग, इस समय ड्राइंग आपको दी हुई है वो माइनस कर देंगे। ए की ड्राइंग कितनी है, 10,000। लेकिन एक चीज़ और प्लस होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ध्यान रखना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट बना के प्लस करते, यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं था तो इसीलिए सीधा कैपिटल में प्लस कर देंगे 4800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो माइनस कर देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही नहीं, तो ये ए की कैपिटल कितनी आ जाएगी, 57,800। एक्चुअल में ये चीज़ हमें कैपिटल अकाउंट में करनी चाहिए थी। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते तो थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक रिवाइज करते हैं, कैपिटल के बैलेंसेस लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्रेडिट में आता, प्रॉफिट क्रेडिट में आता, ड्राइंग डेबिट में आती, नेट कैपिटल के बैलेंस आते, वो यही आ जाते। या तो आप कैपिटल अकाउंट बना लें, लेकिन सम बहुत बड़ा हो जाएगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, फिर आगे रियलाइजेशन, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बहुत बड़ा सम हो जाएगा। तो जो आप क्वेश्चन में पार्ट कट कर सकते हो वो कर सकते हो, क्योंकि कैपिटल वाली चीज़ हमने यहाँ कर दी। ऐसे ही बी की कैपिटल आ जाएगी, ऐसे ही सी की कैपिटल आ जाएगी, फिर ये बैलेंस शीट बन जाएगी। आफ्टर देन आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे। और ऐसी एक लास्ट सम है, उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें भी बैलेंस शीट नहीं दी हुई, लेकिन थोड़ा सा एक पॉइंट ये क्या इसने कह दिया, इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए बी वर पार्टनर इन ए फर्म, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। इन्होंने 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया था विद कैपिटल ऑफ 60 and 40। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। दे कैरिड बिजनेस फॉर 2 years। इन द फर्स्ट ईयर दे मेड ए प्रॉफिट ऑफ 50,000। इन द सेकेंड ईयर 31 मार्च 18 दे इंकर्ड ए लॉस ऑफ 20,000। फर्स्ट ईयर तो इनको प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर लॉस हो गया, फिर इन्होंने फर्म को बंद कर दिया। बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था तो इन्होंने बिजनेस को बंद कर दिया। उस डेट को क्रेडिटर दिए हुए हैं, ड्राइंग दी हुई है, और आगे आपको एसेट रियलाइज करके दे रखी है और रियलाइजेशन की एक्सपेंसिव दे रखी है। देखो, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2016 को, इस डेट को कैपिटल दी हुई है जब बिजनेस लगाया। फिर 31 मार्च 2017 ये बिजनेस क्लोज हो गया। फिर 31 मार्च 2018 यहाँ 1 साल की कैपिटल आएंगी, फिर ये कैपिटल अगले साल की ओपनिंग बन जाएंगी, फिर ये कैपिटल यहाँ जाएंगी। तो यहाँ हमारे पास जो कैपिटल आएंगी ना, उस साल की बैलेंस शीट को आपको डिसॉल्व करना है। मतलब 2 साल के बाद वाली जो कैपिटल आएंगी वो जो बैलेंस शीट में जाएंगी वो हमें फर्म वहाँ से फर्म डिसॉल्व करनी है। अब आपको दी हुई है ओपनिंग कैपिटल, तो 2 साल की क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनाओगे? पहले आप क्या करें, पहले साल का कैपिटल अकाउंट बनाएं, फिर दूसरे साल का कैपिटल अकाउंट, लेकिन उसमें बीच में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो कॉम्प्लिकेटेड सम हो जाता है। आपको इसको ईजी करने के लिए क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाएं। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, 2 पार्टनर हैं, डेट वाला कॉलम भी बना सकते हैं, बीच में बनाना भी है ताकि पता लग जाए कौन से साल की कैपिटल है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
नहीं लिखेंगे क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होता कि अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होता, क्योंकि इसने 1 अप्रैल 2016 को उन्होंने कहा था ना कि तब से बिजनेस में ये आपस में पार्टनर है। तो बाय बैंक अकाउंट कैपिटल कितनी है 60,000 एंड 40,000 दी हुई है। अब 60,000 एंड 40,000 कैपिटल दी हुई है, डन। अब बाय रूल तो होना क्या चाहिए कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन आप इजीली इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था 50,000, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि पार्टनर्स को पे करना है। 50,000 को 3 रेशियो में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 30,000 एंड 20,000। ड्राइंग थी तो कहाँ आ जाएंगी डेबिट साइड। ये तो ऑलरेडी हम पहले बना भी चुके हैं ये अकाउंट, तो ड्राइंग 8,000 है दोनों की। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो आप इस कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाते और फिर वो प्रॉफिट में से माइनस करके नेट प्रॉफिट डिवाइड करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इधर लिखते, यहाँ था नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका टोटल कर लो, ये आ जाएगा 90,000 और ये आपके पास आ जाएगा 60,000। अब कैपिटल के बैलेंस निकालते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 82,000 एंड 52,000। तो ये कितना आ जाएगा 90,000 एंड 60,000। अब ये वाली कैपिटल थी 1 अप्रैल 2016 को, ये कैपिटल आ गई है 31 मार्च 2017, एक साल कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा 82,000 एंड 52,000। ये कैपिटल आ गई है 1 अप्रैल 2017, हमें चाहिए 31 मार्च 2018 को, एक साल का और ट्रीटमेंट करना है। सेकेंड ईयर लॉस था, ठीक है, लॉस कितना था 20,000, तो आप यहाँ लिखेंगे लॉस, प्रॉफिट इधर लिखा तो लॉस इधर आएगा। 20,000 का लॉस है तो कितना आ जाएगा 12,000 एंड 8,000, क्योंकि लॉस 20,000 था, 3/2 में डिवाइड करेंगे तो 12,000 एंड 8,000। नेक्स्ट ईयर फिर ड्राइंग्स है, क्योंकि ड्राइंग इसने कहा है कि 8,000 ईच बाय पर ईयर, तो 8,000 एंड 8,000। अब कैपिटल के बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। 82 में से 20 माइनस करेंगे 62 और 52 में से 16 माइनस करते हैं तो 36। अब ये कैपिटल आ गई है, ये कैपिटल कहाँ चली जाएंगी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में, ठीक है। ये कैपिटल कहाँ चली जाएंगी बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में। फिर इसके बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ये वाली कैपिटल आपकी चली जाएंगी और वो कैपिटल लिखेंगे, क्रेडिटर लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स, बैलेंस शीट बन जाएगी। फिर आगे वही रियलाइजेशन। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पहले 1 साल के प्रॉफिट दिए होते थे, अब 2 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। तो बाय रूल तो ऐसा होना चाहिए था, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट 1 साल, फिर अगले साल का इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट 2 ईयर, फिर 3rd ईयर मतलब वहाँ से हम रियलाइज़ करते उस बैलेंस शीट को। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सम, तो हम इसको ईजी वे से हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट में ही हमने ट्रीटमेंट कर दिया, क्योंकि विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप कैपिटल अकाउंट से वो सम कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, आप प्रॉफिट लिखते, उस प्रॉफिट में से यहाँ कुछ और था ही नहीं ना, तो हमें सीधा ही सम कर सकते थे। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता, फिर आप उसको उस केस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना था, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया। इसी सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना चाहते तो क्या करते, 60,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, मान लो 10% है, 6,000 4,000, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 10,000। प्रॉफिट था 50 में से 10 माइनस किया, 40 को डिवाइड कर देते। फिर कैपिटल आती, नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते इन पे देते, लेकिन नेक्स्ट ईयर लॉस था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत ही नहीं थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर, लेकिन वो सम हमारे सिलेबस में अभी है ही नहीं। प्रीवियस बुक्स में, प्रीवियस ईयर की बुक्स में मिल सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं। तो अभी हमारे को यही सम करना था। आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है और ये चैप्टर भी यहीं पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन।